हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 23 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। उसमें पहला टॉपिक जो है वो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स से संबंधित है। तो इस इंडेक्स में भारत को 11 एशियाई देशों में छठा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब ये एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है क्या? तो ये एशिया की प्रमुख विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं की तुलना संरचनात्मक और नीतिगत संकेतकों के आधार पर करती है। और इसे जारी कौन करता है? तो इसे हांगकांग स्थित पैन एशियन सलाहकार संस्था डेजन सीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी किया जाता है। ये जो सूचकांक है ये एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को 8 प्रमुख स्तंभों अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जोखिम, व्यावसायिक वातावरण, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कर नीति, अवसंरचना, कार्यबल और नवाचार के आधार पर परखता है। इस सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है चीन, दूसरे स्थान पे है मलेशिया, तीसरे स्थान पे है वियतनाम, चौथे स्थान पे है सिंगापुर और 5वें स्थान पे है दक्षिण कोरिया। और भारत को छठा स्थान प्राप्त हुआ है, जो भारत की विनिर्माण क्षमता में बढ़त को दिखाता है। नेक्स्ट टॉपिक भारत ईयू शिखर सम्मेलन से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपियन यूनियन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चीफ गेस्ट हैं। तो 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। और इस बैठक में भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के निष्कर्ष, रक्षा सहयोग और मोबिलिटी से जुड़े समझौतों की घोषणा की संभावना है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन फिर 2013 में यह स्थगित हो गई थी और जून 2022 से फिर से शुरू की गई है। तो इसी वार्ता पे अब इस बैठक में निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है और वो 27 जनवरी के बाद फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकला, ये हम लोग उस समय भी डिस्कस करेंगे। एफटीए लागू होने से होगा क्या? तो इससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, शुल्क कम लगेंगे और भारतीय निर्यातकों व यूरोपीय निवेशकों को बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। मतलब भारत को यूरोपीय संघ के देशों में और यूरोपीय संघ के देशों को भारत में कम शुल्क देने पड़ेंगे और दोनों को एक दूसरे जगह पे बिजनेस करने के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से संबंधित। तो सुनीता विलियम्स ने 27 वर्षों की अपनी उत्कृष्ट सेवा के बाद नासा से सेवा निवृत्ति लेने की घोषणा की है। उन्होंने ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने, सुनीता विलियम्स ने। और सुनीता विलियम्स 3 बार अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी हैं और कई महीनों तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर निवास भी कर चुकी हैं। पहली बार ये कब गई थी? तो पहली बार 2006 में स्पेस शटल डिस्कवरी के माध्यम से इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी और बाद में स्पेस शटल अटलांटिस से ये पृथ्वी पर वापस आई थी। उसके बाद 2012 में उन्होंने एक दीर्घकालिक मिशन के लिए पुनः अंतरिक्ष उड़ान भरी थी और अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की कमांडर भी बनी है ये। अंतिम बार उड़ान इन्होंने कब भरा था? तो 2024 में बोइंग के स्टार लाइनर यान से 2024 में इन्होंने अपना अंतिम उड़ान भरा था। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के 2 उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं अलग अलग देशों में। तो न्यूजीलैंड में भारत की अगली उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुई है? तो मुआन पुई सायावी। वहीं जॉर्जिया के लिए भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित कुमार मिश्रा। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा एक चीज की दोनों देशों के लिए अलग अलग नाम यूज हुआ है, एक जगह उच्चायुक्त, एक जगह राजदूत। ऐसा क्यों? तो ये अंतर होता है। गैर राष्ट्रमंडल देशों जो होते हैं उनके लिए राजदूत नियुक्त होते हैं और राष्ट्रमंडल देशों के लिए भारत के उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। तो गैर राष्ट्रमंडल देश जो है वहां दूतावास होता है भारत का और राष्ट्रमंडल देश जो है वहां उच्चायोग होता है।
ठीक है। गैर राष्ट्रमंडल देशों के साथ हम लोग का साझा औपनिवेशिक इतिहास नहीं होता है, यानी कि ये देश किसी के उपनिवेश नहीं रहे होते हैं, जबकि राष्ट्रमंडल देश जो हैं वो उन लोग का साझा ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहास होता है। मतलब वो सभी ब्रिटिश के अंडर कभी ना कभी उपनिवेश रह चुके होते हैं, तो ये अंतर होता है। तो गैर राष्ट्रमंडल देशों में के लिए राजदूत नियुक्त होते हैं और राष्ट्रमंडल देशों के लिए उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से संबंधित। तो 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच भारत मंडपम नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होने वाला है। ये 5 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन है जिसमें नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, उद्योग जगत के नेता, स्टार्टअप्स और नागरिक समाज को एक मंच पर लाया जाएगा। इस समिट का उद्देश्य क्या है? इस समिट का उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सामाजिक कल्याण, सतत विकास और आर्थिक प्रगति के लिए उपयोग करना तथा वैश्विक दक्षिण की आवाज को यानी कि ग्लोबल साउथ की आवाज को अंतरराष्ट्रीय एआई विमर्श में मजबूती से प्रस्तुत करना। ठीक है, ये जो समिट है ये 3 सूत्रों पर आधारित है। कौन कौन से? तो पीपल यानी कि लोग, प्लैनेट यानी कि पृथ्वी और प्रोग्रेस यानी कि प्रगति। और इन जो 3 ये सूत्र हैं इन्हें 7 चक्रों के माध्यम से लागू किया जाएगा। वो कौन कौन से हैं? तो मानव पूंजी विकास, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, नवाचार एवं दक्षता, विज्ञान, एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक हित के लिए एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जहां भी एआई लिखा होगा आप लोग समझ जाइएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस समिट का नेतृत्व कौन करेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इंडिया एआई मिशन, एसटीपीआई और डिजिटल इंडिया पहल के समर्थन से इसका नेतृत्व कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पंजाब से रिलेटेड है। तो पंजाब सरकार ने लुधियाना में राज्य का पहला डॉग सैंक्चुरी उद्घाटित किया है। ये इस परियोजना को पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है और भविष्य में इसको पूरे राज्य में लागू करने की योजना है। तो इस डॉग सैंक्चुरी को उद्घाटित करने का उद्देश्य क्या है? तो आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करना और शहरी क्षेत्रों में कुत्तों के काटने की घटनाओं को कम करना। आप लोग आए दिन न्यूज पे या इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी देते रहता है कि अलग अलग जगह पे आवारे कुत्ते जो होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं लोगों को। कई बार बच्चों को उठा के ले जाते हैं, पूरे जो कुत्तों का झुंड होता है वो बच्चों को उठा के ले जाता है, या फिर ऐसे भी राहगीर को भी काट लेता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान के लिए ये पहल उठाया गया, ये कदम उठाया गया है। और ये पंजाब का पहला संगठित केंद्र है जो विशेष रूप से आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो कि राजस्थान में है के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। ये जो अधिसूचना है ये अरावली पर्वत श्रृंखला की नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा पर केंद्रित है और साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि संरक्षण के साथ साथ आसपास रहने वाले समुदायों का कल्याण और सतत विकास बना रहे। ये जो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है ये अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसके चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक के क्षेत्र को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाएगा, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा। सॉरी, इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? तो इको सेंसिटिव जोन वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें पर्यावरण कानूनों के तहत संरक्षित क्षेत्रों के आसपास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। इस घोषणा से अनियंत्रित विकास, खनन और औद्योगिक विस्तार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी और ये जो अभयारण्य है ये अपनी समृद्ध जैव विविधता,
और विविध आवासों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली, भारतीय पेंगोलिन, नीलगाय और चिंकारा, ये सारे वन्यजीव यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।